नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम अपनी इस क्लास में एक पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर कौन सा है? पेपर है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का ड्राइंग एंड पेंटिंग वाला जो पेपर है। ये 2024 के अंदर जो वैकेंसी आई थी वो है, और इसका जो एग्ज़ाम है ये 2025 को हुआ था, यानी 1 जुलाई 2025 को ये एग्ज़ाम हुई थी, उसका ये पेपर है। इसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुके हैं, और इस ऑफिशियल आंसर की के साथ ही हम इस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से प्रश्न हैं जो इसके अंदर है, जो आरपीएससी अभी भी चेंज कर सकती है। एक दो क्वेश्चन है इसके अंदर, बाकी है जो प्रश्न है वो नीट एंड क्लीन है। सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी देता हूं कि जो नई आरपीएससी की वैकेंसी भी आ चुकी है, ये भी आपको पता है कि नई भर्ती यानी आरपीएससी 2025 की जो वैकेंसी आ चुकी है ग्रेड फर्स्ट की, उसके अंदर चित्रकला की बात करें तो चित्रकला की कुल 180 पोस्ट हैं जो आई है, और चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए ये क्या है, गोल्डन चांस है। इस बार हमारी टीम स्पेशल क्या कर रही है विद्यार्थियों के लिए? इस बार हमारी टीम है जो रिकॉर्डेड बैच के साथ साथ आपको लाइव क्लास भी उपलब्ध करवाने वाली है। अभी मैं आज ये क्लास ले रहा हूं और आज ही कह रहा हूं, अभी आप मिशन आर्ट ऐप पे जाइए, महाबचत ऑफर है जो चल रहा है। फिर बार बार विद्यार्थी कहते रहते हैं कि सर आप ऑफर दीजिए, ऑफर दीजिए। लगातार मिशन आर्ट पे ऑफर है जो नहीं आने वाले हैं, ये सबको पता है। अब हमने नया बैच है जो स्टार्ट किया है, और ये बैच है जो है, पूरी कोशिश है कि 1 अगस्त से इसकी लाइव क्लास है जो आपको शुरू करवा दी जाएगी। विद इन 3 मंथ के अंदर, यानी 3 माह के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स है जो करवा दिया जाएगा उसके अंदर, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी वहां पर करवा दी जाएगी। प्रश्न है, उन प्रश्नों की व्याख्या भी हम वीडियो फॉर्मेट के रूप में भी करवाएंगे। और हमारे जो टेस्ट होंगे, उन टेस्टों की सबसे खास बात यह है कि वो टेस्ट आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दे सकते हो। टेस्ट के नीचे आपको व्याख्या भी मिलेगी, और व्याख्या भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाई जा रही है। जो हमारे पीछे वाले जो बैच है उसमें भी हमने विद्यार्थियों को इस प्रकार की फैसिलिटी दी थी, और इसमें भी हम क्या ये देने वाले हैं। टॉपिक वाइज कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिलेगी, और ओल्ड पेपर्स हैं वो भी आपको सारे के सारे इसके अंदर करवा दिए जाएंगे। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों को और भी जल्दी रहती कि 3 महीने से भी जल्दी पढ़ना है, तो हमारा जो पीछे वाला जो कोर्स है, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, वो आपके ऐप के अंदर आज से ही ऐसे होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करते ही आपको हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासें हैं वो पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। फिर हमारी जो लाइव क्लासें होगी वो आप लाइव भी देख सकते हो, और उन क्लासों को बाद में आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दे सकते हो। हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, उनको अलग से नया कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनका कोर्स चल रहा है उनको उसी अर्जुन बैच के अंदर ये नई वाली क्लासें हैं ये भी उपलब्ध होने वाली है। इसलिए आप मस्त रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि 180 पोस्ट है। और राजस्थान के अंदर, फिर कह रहा हूं, राजस्थान के अंदर जो तैयारी मिशन आर्ट विद्यार्थियों के साथ मिलकर के करती है, पूरी जी जान लगा देगी। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके तैयारी करने के लिए खड़े हैं। तो आप भी हमारे साथ रहिए। हमारे लक्ष्य बैच चल रहे हैं, लक्ष्य बैच 2.0 भी है, सारथी है, साहस है, ये सारे बैच हैं जो मिशन आर्ट ऐप के ऊपर चल रहे हैं। जेआरएफ की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जेआरएफ योद्धा है, और राजस्थान के स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले, फिर कह रहा हूं, मिशन आर्ट हर वैकेंसी पर आपको अलग कोर्स नहीं देगा। मिशन आर्ट ने अर्जुन बैच चला दिया तो चला दिया, अब यही बैच चलेगा, इसी के अंदर क्लासें लाइव होगी। जैसे हमारा बैच अभी आज कोई विद्यार्थी ज्वाइन करता है, अभी हमारे 3 महीने के अंदर ये जो कोर्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जैसे मान लो हम दोबारा से बैच स्टार्ट करेंगे, उसकी लाइव क्लासें होगी, तो वो भी अगर लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो वो आपको इस बैच के अंदर उपलब्ध होने वाली है। तो ये खास विशेषता है अर्जुन बैच की, क्योंकि हम लगातार बैचों में चेंज नहीं करते। क्योंकि आज बच्चा अर्जुन बैच ज्वाइन करता है, ये हमारे पीछे की 2 वैकेंसियों से बैच चल रहा है। इस बैच को अगर हम अब रोक करके नया बैच लेके आए, तो क्या पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले कोर्स खरीदा था, उनकी वैलिडिटी 12-12 महीने की है, तो क्या वो दोबारा कोर्स खरीदेंगे? इस प्रकार के मिशन आर्ट है जो संस्थान है जो नहीं
करता है, ये विद्यार्थियों के साथ रहता है हमेशा के लिए। अच्छा चलते हैं, हम देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, पुस्तक शिल्प कला रूपावली के लेखक कौन है? तो शिल्प कला रूपावली ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है नंदलाल बोस की। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मिलने वाले। यहाँ आप इंग्लिश में देख सकते हो, पुस्तक शिल्प कला रूपावली, और ये किसकी है? ये है नंदलाल बोस की। वुमेन ऑन चारपाई किस कलाकार की कृति है? वुमेन ऑन चारपाई की बात करें तो वुमेन ऑन चारपाई है, ये किसकी है? ये है आपके अमृता शेरगिल की। किसकी है ये पेंटिंग? अमृता शेरगिल की है। और ये प्रश्न है, इस प्रश्न की जो पीडीएफ है उसके लिए भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कि ये भी मिशन आर्ट ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। यामिनी राय यानी चित्रकार यामिनी राय को प्रेरणा मिली थी। यामिनी राय को पटवा चित्रों से क्या है? प्रेरणा मिली थी। फटाफट देखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, एस के बाकरे का संबंध किस कला समूह से है? तो आपको पता है ये है पैग आर्टिस्ट ग्रुप है, जो कहाँ का है? मुंबई वाला। इसके साथ और कलाकारों की बात करें तो सुजा रजा आरा, बाकरे, गाड़े और हुसैन, ये 6 कलाकार हैं जो इनके प्रमुख थे। ठीक है, सन 1947 ईस्वी में इन्होंने क्या है? पैग ग्रुप की स्थापना है जो मुंबई में की थी। 49 में फिर दिल्ली वाले की स्थापना हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रसिद्ध कलाकार धनराज भगत किस कला समूह के सदस्य थे? धनराज भगत की बात करें, जब मैंने डिटेल की क्लासों में आपको दिल्ली शिल्पी चक्र पढ़ाया था तो वहां पर मैंने धनराज भगत के बारे में आपको बताया था कि इसके सदस्य कौन कौन रहे हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन है, मोस्टली क्या मैं तो ऐसे कहूँगा सभी के सभी क्वेश्चन है जो हमारी क्लासों से और हमारी टेस्ट सीरीज से पीछे के बैचेस के अंदर ये क्वेश्चन है जो आ चुके हैं। तो किसी भी प्रकार के विद्यार्थियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जो हमसे पढ़ के गए थे उनको, तो क्योंकि उन्होंने जो आंसर है वो घर आते ही देख लिए थे, उनको रजिस्टरों में मिल गए। अपनी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर सारे के सारे आंसर्स ये क्वेश्चन हैं जो दिए हुए हैं। सन 1937-38 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर किसने चित्रित किए थे? सन 1937-38 में हरिपुरा का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके बैनर हैं जो नंदलाल बोस के द्वारा तैयार किए गए थे। और ये नंदलाल बोस है, ये यहाँ पर महात्मा गांधी के कहने से आए थे, ये सबको पता है। और यहाँ पर खेत जोतने वाला किसान है, इस प्रकार के ग्रामीण जीवन से संबंधित बहुत सारे चित्र हैं जो यहाँ पर बनाए गए थे। चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज किस शहर में स्थित है? तो चोलमंडल आर्टिस्ट विलेज है ये चेन्नई में है, और केसीएस पनिकर है जो इसके संस्थापक रहे हैं, ये भी पता होना जरूरी है। सुमेलित कीजिए, आपको क्या करना है? मिलाना है। यहाँ पर आप देखोगे, इधर आप देखो सुजा रजा आकरा बाकरे गाड़े और हुसैन, तो ये आपका है जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है एसएच रजा। और कोलकाता वाले की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता वाले की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कोलकाता में कौन थे? पारितोष सेन थे। केसी पनिकर है, ये चोल मंडल से संबंधित, अभी मैंने बताया था सतीश गुजराल का संबंध है जो दिल्ली शिल्पी चक्र से है। तो यहाँ आप देखोगे ए में आपको मिल रहा है सेकंड, बी में आपको मिल रहा है 3, बी में आपको 3, सी में आप देखोगे आपको मिलेगा 4 सतीश गुजराल, डी में आपको फर्स्ट, यानी ये 3 नंबर वाला है, ये आपको करना है। और फिर कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर जो तैयारी मिशन आर्ट आपको करवाता है वो हर कोई इतनी आसानी से आपको है जो नहीं करवा सकता। मिशन आर्ट है जो बहुत शानदार आपके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन करती है, और इस समय फिर कह रहा हूँ ऑफर चल रहा है। और वैसे भी अगर आप कभी भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं 94 62 48 83 70, उसके ऊपर आप कभी भी कॉल करके और अधिक जानकारी है जो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप के कलाकार निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो कोलकाता वाले के बताने तो गोपाल घोष है, इसमें पारितोष सोन है और प्रदेश दास गुप्ता है। ये भानु स्मार्थ है, ये नहीं है। तो आप देख लीजिए 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 2 और 4 जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें दे रखा है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में आयोजित पैग ग्रुप की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? ये मैं आपको बता चुका हूँ, सबको पता है मुल्कराज आनंद है जो इसके जो उद्घाटन करता रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा कलाकार है जो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित नहीं है। धनराज भगत थे, कमल कृष्ण थे
और इसमें क्या है, प्राणनाथ है, मागो है, ये भी थे। इसमें कौन नहीं थे, इसमें तेब मेहता का संबंध है जो दिल्ली शिल्पी चक्र से नहीं है। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना है जो कब हुई थी, सन 1949 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें अब जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इससे भी बहुत बढ़िया तरीके से जब टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम जो प्रश्न आंसर की जो सीरीज लेके आने वाले हैं, तो उसके अंदर इस प्रकार से आपको बहुत बढ़िया तरीके से है जो अध्ययन करवाया जाएगा। इसलिए आप मिशन आर्ट के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, क्योंकि 180 पोस्टें, फिर कह रहा हूँ बार बार, नहीं आती है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय है जो आरपीएससी देने वाला नहीं है। बदलता हुआ पैटर्न है, तो उस पैटर्न के अनुसार किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ये हम आपके लिए बताते रहते हैं और बताते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आती है? इसके अंदर बात करें तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर है जो क्या है, अनुत्तरित है, यानी इसके अंदर उत्तर दे ही नहीं सकते। लेकिन आरपीएससी ने इसके अंदर क्या माना है, आरपीएससी ने इसके अंदर माना है लोथल। तो मैं एक बार लोथल बता देता हूं। बाकी राखीगढ़ी, लोथल, बनावली, कालीबंगा, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल माने जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकक्ष या उसी के ये स्थल हैं जो माने जाते हैं। ये प्रश्न आरपीएससी है जो फाइनल आंसर की में क्या करेगी, डिलीट करने वाली है। ये आप देख सकते हो, इस प्रश्न को याद रखना। किस भारतीय मूर्तिकला शैली में यूनानी प्रभाव परिलक्षित होता है? कौन सी भारतीय शैली पर यूनानी प्रभाव? तो ये गांधार शैली पर यूनानी प्रभाव है जो देखने को मिलता है। कार्ले की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कार्ले की गुफाएं पूना महाराष्ट्र में है, मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ देर का है, मुंबई पूना मार्ग पर ये स्थित है। तो पूना महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं जो स्थित है। जनरल कनिंघम ने बरहुत के बौद्ध स्तूपों की खोज किस वर्ष की थी? जनरल कनिंघम है, कनिंघम महोदय ने बरहुत के जो बौद्ध स्तूप है उनकी खोज की थी। कब की थी? ये की थी इन्होंने 1873 ईस्वी में। कब की थी? 1873 ईस्वी में। बरहुत का स्तूप कहाँ है? सतना नागौद में है, यानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद होना चाहिए। और सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सांची में महाकपि जातक कथा का उत्कीर्णन किस दिशा के तोरण द्वार के स्तंभ पर है? महाकपि जातक का कथा है, उसका चित्रण या उत्कीर्णन बताना है कि कौन से तोरण द्वार पे है। तो ये कौन से तोरण द्वार पे है? ये है पश्चिमी तोरण द्वार पर। कौन से तोरण द्वार पर? ये है पश्चिमी तोरण द्वार पर। हड़प्पा टीले की विधिवत खुदाई का कार्य किस पुरातत्वविद के निरीक्षण में करवाया गया? सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा विधिवत रूप से हड़प्पा टीले की जो उत्खनन कार्य है वो उनके द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में कुल कितनी गुफाएं? 4 गुफाएं हैं बादामी गुफा के अंदर। बादामी कहाँ है? बीजापुर है में है, और बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। हाउ मेनी केव्स आर बादामी? ठीक है। महाबलीपुरम की किस संरचना को तीर्थम नाम से जाना जाता है? तीर्थम, डिसेंट फ्रॉम गंगे, अर्जुन की तपस्या, गंगावतरण का दृश्य, भागीरथ की तपस्या, अर्जुन की तपस्या, इसे क्या कहा जाता है? तीर्थम कहा जाता है। और ये जब मैंने क्लास में पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। महाबलीपुरम है जो कहाँ पर है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलो आगे। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? कैलाश मंदिर का निर्माण है जो राष्ट्रकूट राजवंश के समय करवाया गया। कैलाश मंदिर है जो एलोरा की गुफा संख्या 16 में है। गुफा संख्या 16 में है जो बनाया हुआ मंदिर है कैलाश मंदिर। और इस मंदिर के अंदर रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते हुए दृश्य भी बनाया गया। बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध दृश्य जो लगातार प्रश्न पूछा जाता है। मदुरै यानी मदुरई का अथवा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर निर्माण की कौन सी परंपरा शैली के अंतर्गत किया गया है? आप ने जिन बच्चों ने हमारी क्लासें देखी तो मैंने आपको वहाँ जब गोपुरम वगैरह मीनाक्षी मंदिर पढ़ाया था तो बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया था कि नागर शैली के मंदिरों में क्या अंतर होता है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ ये मंदिर किस शैली के हैं?
यह है द्राविड़ शैली के मंदिर। कंद्रिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंद्रिया महादेव मंदिर है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है कंद्रिया महादेव का मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनाया? गंग बंग राजा नरसिंह देव के द्वारा यह मंदिर है जो बनाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के पुरी में है। कहां पर है ये? उड़ीसा के पुरी में है। गुप्तकालीन विष्णु दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनको याद ही हम करते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो कौन सा? ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में। हर्षनाथ मंदिर के शिलालेखों में किस शासक का उल्लेख मिलता है? शिलालेखों में किस शासक का उल्लेख मिलता है? ये विग्रहराज द्वितीय चहमान यानी चौहान विग्रहराज द्वितीय का उल्लेख है जो हर्षनाथ मंदिर जो कहाँ पर है? सीकर है, वहां पर इनका है जो वर्णन है जो मिलता है। बारडोली के मंदिरों की खोज किसने की है? बारडोली के मंदिरों की खोज कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा की गई थी। ये आपको याद है, सबको याद है ये प्रश्न। इस प्रकार सा प्रश्न है जो बहुत इजी सा प्रश्न पूछा गया। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य अल्लट द्वारा बनाए गए मंदिर का नाम बताइए। तो कौन सा है? ये हर्षनाथ मंदिर है जो कौन सा? सीकर वाला है, यानी सीकर का हर्षनाथ है मंदिर है जो आचार्य अल्लट के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, इस ऊपर हर्षत माता कर दिया ना, हर्षत माता नहीं, ये हर्षनाथ है, ठीक है। हर्षत माता वाला नहीं है ये है हर्षनाथ मंदिर। ये कहाँ है? सीकर, ठीक है। हर्षत माता मंदिर कहाँ है? ये हर्षत माता मंदिर तो दौसा में है, आभानेरी दौसा। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए और फिर सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है। लिंगोद्भव शिव यानी शिव कहाँ है? ये है हर्षनाथ मंदिर सीकर में। कामदेव और रति यानी श्रृंगार की देवी कौन थी? हर्षत माता। गोवर्धनधारी कृष्ण ये कहाँ है? हरिहरे मंदिर जो है ओशिया का वहां पर है। और महिषासुर मर्दिनी एवं देवी का जो युद्ध है, ये मूर्ति है या ये चित्र है, ये कहाँ पर है? ये अंबिका माता मंदिर है जो जगत वाला है, उदयपुर में वहां पर है, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे लिंगोद्भव शिव का हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। तो ए के अंदर देखो 4, ए के अंदर 4 आपको एक ही जगह देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा बी में। कामदेव और रति यानी श्रृंगार की देवी कौन सी है? हर्षत माता है। गोवर्धनधारी कृष्ण हरिहर मंदिर है जो ओसिया का वहां है। और महिषासुर मर्दिनी जो पूर्ण मानव रूप में है एवं देवी का युद्ध है, ये कहाँ पर है? ये अंबिका माता मंदिर है जो कहाँ? जगत उदयपुर में है। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर किस पत्थर से बना है? खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर, खजुराहो का सबसे पुराना मंदिर भी यही है। और ये मंदिर किससे बना है? ये ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। रणकपुर के विश्वविख्यात जैन मंदिरों के निर्माण करवाने वाले जैन साधुओं का नाम क्या है? यानी रणकपुर जो कहाँ है? पाली में है। रणकपुर कहाँ है? पाली में है। उसके अंदर जो चौमुखा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का निर्माण है जो किसने करवाया था? ये करवाया था धरना शाह और रत्ना शाह ने, ठीक है। यहाँ आप देखोगे धरना शाह यानी धरना शाह और यहाँ आप देखोगे रत्ना शाह। तो इधर बी और इधर 3। यहाँ आप देखोगे बी और एंड बी और तीसरा यानी ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। 1444 इसके अंदर जो खंबे हैं, ये सारी चीज़ें, चौमुखा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत शानदार, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख सकते हो। और जब मैंने पढ़ाया था तो इसको इमेज आधारित क्वेश्चन है जो करवाए थे, यही आ गया। फिर रणकपुर के जैन मंदिरों के में क्रमशः कितने मंडप, शिखर एवं स्तंभ बने, यानी कितने मंडप हैं, कितने शिखर हैं और कितने स्तंभ हैं? 24 मंडप है, 85 शिखर है और 1444 खम्भे हैं। और ये 1448 ईस्वी में है जो बनाया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए।
ईस्वी सन 1311 ईस्वी में देलवाड़ा मंदिरों की मूर्तियों को किसने नष्ट किया था? 1311 में देलवाड़ा के मंदिरों को किसने है जो नुकसान पहुंचाया था? तो ये किसने पहुंचाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो नुकसान पहुंचाया था। जब मैंने क्लासें पढ़ाई थी उस समय मैंने बताया था हर्षद माता मंदिर को नुकसान किसने पहुंचाया, देलवाड़ा के मंदिरों को नुकसान किसने पहुंचाया, और ये आपका जो सीकर वाला मंदिर है कौन सा, हर्षनाथ मंदिर, इसको नुकसान किसने पहुंचाया। ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी। हर्षनाथ मंदिर को नुकसान औरंगजेब ने पहुंचाया, और हर्षद माता मंदिर को निर्माण है जो मोहम्मद जो गजनवी है उसने पहुंचाया, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने है जो देलवाड़ा के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया था। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी, और वहां से प्रश्न है जो सीधा सीधा उठ के आया है। इससे पहले इस चीज को नुकसान पहुंचाने वाली चीज को कोई याद नहीं कर रहा था, मैंने करवाया और वहां से प्रश्न आया, और अपने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को करके आए। बहुत इजी गोइंग। किस सन में खजुराहो मंदिरों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने इन मंदिरों को अपने अधीन ले लिया था? किस सन में खजुराहो मंदिरों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन ले लिया? आपको पता है 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना है जो कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी। ठीक है, कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी, और 1904 में ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग हो गया था। उसी समय खजुराहो के मंदिरों को इन्होंने सबसे पहले अपने अधीन ले लिया था। तो कब लिया था? सन 1904 में लिया था। आगे चलो। उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित अंबिका माता मंदिर जगत का निर्माण काल किस सदी का है? यानी उदयपुर के जगत के पास अंबिका माता मंदिर जो बना हुआ है वो कब बनाया गया? तो वो बनाया गया 10वीं शताब्दी में। यद्यपि वे अमूर्त कलाकार नहीं है, पर उन्होंने कुछ अमूर्त चित्रों की रचना की है जिन्हें वे मेटास्केप कहते हैं। कलाकार को पहचानिए। कहने का मतलब ये है कि मेटास्केप जो सीरीज है ये किसकी है? तो ये मेटास्केप की बात करें तो मेटास्केप है जो अकबर पदमसी के द्वारा बनाए गई अमूर्त चित्रकला की सीरीज मानी जाती है। यानी यद्यपि वे अमूर्त कलाकार नहीं थे, अमूर्त कलाकार नहीं थे, कौन है? अकबर पदमसी, पर उन्होंने कुछ अमूर्त चित्रों की रचना की जिन्हें वे क्या कहते थे? मेटास्केप कहते थे। कौन? अकबर पदमसी। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? अकबर पदमसी। मेटास्केप बहुत फेमस चित्रों की सीरीज है, सबको पता है। केजी सुब्रमण्यम द्वारा वर्ष 1978 में प्रकाशित की गई बहुचर्चित पुस्तक शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है? केजी सुब्रमण्यम की बात करें तो मूविंग फॉक्स और लिविंग ट्रेडिशन एक पुस्तक है और एक लेख है। तो मूविंग फॉक्स इनकी क्या है? पुस्तक है। लिविंग ट्रेडिशन इनका क्या है? लेख है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार परीक्षा में प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। गणेश पाइन के चित्रों में किस प्रकार के संसार का चित्रण किया गया? गणेश पाइन के चित्रों में अगर हम बात करें तो किस प्रकार के संसार का चित्रण जो इसमें किया गया? तो इसमें जादुई एवं परिलोक प्रकार का जो वातावरण है वो बना करके चित्रों में दिखाया गया है। जोगिंद्र चौधरी की कलाकृतियों की खासियत क्या है? क्या खासियत है इनके चित्रों की? खासियत है विकृत आकृतियों और सामाजिक व्यंग्य का मेल। बिल्कुल यही है, विकृत आकृतियों और सामाजिक व्यंग्य का मेल है जो इसकी आकृतियों में खाता है। यही इसके चित्रों की खासियत है। ओसिया मंदिर समूह का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? तो ओसिया के मंदिरों की बात करें तो ये 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य ये मंदिर हैं जो बनाए गए हैं। ओसिया जो जोधपुर के पास में है। अभी कथन ए गुलाम रसूल संतोष, जिसे हम GR संतोष कहते हैं, GR संतोष को आज तांत्रिक कलाकारों में गिना जाता है। बिल्कुल गिना जाता है। कारण क्या बताता है? कारण ये क्योंकि इनके चित्रों में अंकित रूप प्राचीन तांत्रिक के ज्यामितीय रूपों और संयोजनों से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल दोनों के दोनों इसके कथन क्या है? सही है। तो ए सही है और आर भी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही आंसर। किस वर्ष GR संतोष को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया? GR संतोष को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? ये मिला था सन 1976 ईस्वी में। कब मिला था? सन 1976 ईस्वी में इसे मिला था।
सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और फिर सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर क्या करना है, छांटना है। के हेबर मुर्गों की लड़ाई बहुत फेमस इसका है जो ये चित्र है। के जी सुब्रमण्यम की बात करें तो इनका आ जाता है क्या, इनका आ जाता है आपका द विजिटर्स ब्यूरो में क्या है इन्होंने कार्य किया था। और इसके अलावा बात करें तो चांदनी रात में टाइगर ये किसका है, जोगिन चौधरी का है। और सूर्यमुखी है ये किसका है, एन एस बेंद्रे का है। आप देखिए ए के अंदर आपको मिलेगा 4, एक के अंदर आपको मिलेगा 4, एक नंबर ऑप्शन है जो इसका सही होगा। बी में देखोगे आप 3 जोगिन चौधरी चांदनी रात में टाइगर। सी में देखो आप सेकंड एन एस बेंद्रे सूर्यमुखी बिल्कुल। के जी सुब्रमण्य में द विजिटर्स ब्यूरो में क्या है कार्य किया था। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही उत्तर है होगा। बहुत शानदार प्रश्न पूछे। अभिकथन ए, रामेश्वर बरूटा केवल पुरुष आकृतियां ही बनाते हैं, नारी नहीं। बिल्कुल पुरुष आकृतियां बनाते हुए नारी आकृतियां नहीं बनाते। कारण क्या है, क्योंकि उनका विचार है कि वे जिस अनुभूति को व्यक्त करना चाहते हैं वह केवल पुरुष आकृति द्वारा ही संभव है। बिल्कुल ये बात भी सही है कि रामेश्वर बरूटा जिस प्रकार के चित्र बनाते हैं वो उनके अंदर जिस प्रकार के भाव दिखाना चाहते हैं वो भाव केवल पुरुष के अंदर ही हो सकते हैं, महिला आकृति के अंदर नहीं हो सकते। इसलिए ये पुरुष आकृतियां ज्यादा बनाता है, नारी आकृतियां नहीं बनाता है। भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन सलम चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया। इस प्रकार के आप चित्र देखोगे, भिखारी है, भारतीय नृत्य है, साधु है, फेस्टिवल इन सलम। सलम का मतलब जो गंदा जो एरिया है, जो कच्ची बस्ती हम कह सकते हैं, कच्ची बस्ती के अंदर जो त्योहार मनाना है, इस प्रकार के चित्र हैं जो वही कलाकार बनाएगा जो क्या है, लोक कला से संबंधित चित्र, या हम यह कहेंगे कि ग्रामीण परिवेश के चित्र बनाता है। और इनमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पर के हेबर हैं जो देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। गोपीचंद मिश्रा ने छोटे आकार के जानवरों की, यहां ध्यान रखना, छोटे आकार के जानवरों की आकृतियां किस माध्यम से बनाई। पत्थर में तो बनाई थी, लेकिन किस प्रकार का पत्थर था। छोटे आकार की जो मूर्तियां हैं उनको क्या है इन्होंने किस में, मुलायम पत्थर में बनाई थी। राजस्थान की सुप्रसिद्ध महिला मूर्तिकार कौन है जिनके बनाए मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति सर्किल एवं एसएमएस अस्पताल जयपुर में देखे जा सकते हैं। निम्न में से चुनिए, इनमें से बताने हैं। तो इसके अंदर उषा रानी हुज्जा के जो मूर्ति शिल्प है, जो त्रिमूर्ति सर्किल यानी 3 मूर्ति सर्किल है वहां पर, और एसएमएस अस्पताल में देखने को मिल जाते हैं। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बेंज के बनाए गए मूर्ति शिल्पों के शिल्प की जोड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो संथाल परिवार भी उनका है और सुजाता भी किनका है, राम किंकर बेंज का है। तो पहला ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। आप इधर देखोगे तो आपको शर्म की जीत दिख जाएगी, गणेश क्राइस्ट दिख जाएगा, और अलाप यानी ये इनके है ही नहीं, ये इनके है ही नहीं। तो संथाल परिवार और सुजाता है जो इनका सही ऑप्शन है जो होगा। तैयब मेहता के चित्रों में से कौन सा चित्र संथालों के बसंतोत्सव, लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है, संथालों के बसंतोत्सव पर आधारित है। तो कौन सा है ये, कौन सा ये है, सेलिब्रेशन पेंटिंग। संथालों के बसंत का उत्सव का चित्र है जो इसने बनाया है, जिसे क्या है, सेलिब्रेशन कहा जाता है। तो संथालों के बसंतोत्सव पर आधारित है। इसके ऊपर कौन सा आधारित है, तो सेलिब्रेशन है, ये इसके ऊपर ही आधारित है। धनराज भगत के कला शिल्पों को उनके माध्यम से सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है जो इन्होंने पूछा है। अब ये प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न है जो आरपीएससी है जो आजकल पूछ रही है। बहुत मतलब मैं कहूँगा बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप दोगे हताशा, लकड़ी का प्रयोग करके इन्होंने बनाया ये मूर्ति शिल्प, किसने, धनराज भगत ने। जीवन वृक्ष की बात करें तो यह है पेपर मेसी का उपयोग करके इन्होंने बनाया था। फिर बात करते हैं राजा रानी की बात करें तो ये इन्होंने लकड़ी तथा पीतल का प्रयोग करके बनाया। और लाफिंग फिगर की बात करें, गिरते हुए लाफिंग फिगर यानी जो हंसते हुए जो शरीर है, लाफिंग फिगर हंसते हुए शरीर है जो किनके हैं, इसके धनराज भगत के। ये इन्होंने पत्थर तथा सिरेमिक्स का प्रयोग करते हुए बनाया था। तो आप देखोगे 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या रहेगा, इसका
सही है जो उत्तर रहेगा। आप मिला लीजिए अपने पेपर, वो कितने क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं, कमेंट आप क्या जरूर कीजिए। किस कलाकार के सृजनात्मक जीवन पर ग्रोवन इमेज व द स्कल्प्टर स्पीक्स नामक 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण हुआ था? तो ग्रोवन इमेज और द स्कल्प्टर स्पीक्स ये लगातार पूछी जाती है, और किसके ये चिंतामणि कर के जीवन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इन्होंने अपने शिल्पों में डोरी, जूट की रस्सी, सूतली का प्रयोग कर गांठों द्वारा आकारों का सर्जन किया है। ये आधुनिक महिला शिल्पकार कौन है? तो कौन है? ये मृणालिनी मुखर्जी है। कौन है? ये मृणालिनी मुखर्जी है। द बार्ड और मोना बेंद्रे कृतियां किस कलाकार द्वारा निर्मित की गई? तो ये किसके? ये शंखो चौधरी के द्वारा है जो निर्मित की गई। द बर्ड इन पक्षी है जो शंखो चौधरी ने बनाए थे। मीरा का विस्पान बहुत प्रसिद्ध कृति है, कृति किसके द्वारा चित्रित की गई? तो मीरा का विस्पान भवानी चरण गोई, किसके? ये बेसे गोई की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कलाकार की प्रशंसा में कहा कि उनके चित्रों में राजस्थानी ग्रामीण जीवन की आत्मा बोलती है? इनके चित्रों में राजस्थानी ग्रामीण जीवन की आत्मा बोलती है। इनमें आप देखोगे तो कौन है? भूर सिंह शेखावत है, क्योंकि भूर सिंह शेखावत प्रवास के समय महात्मा गांधी के साथ रहे थे, और वहां पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। बिड़ला मंदिरों के चित्रण कार्य इन्होंने किए थे। ग्रामीण जीवन यानी राजस्थान की ग्रामीण जीवन का बहुत अच्छा चित्रण है जो भूर सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित कलाकृतियों को उनके माध्यम के साथ क्या करना है? मिलान करना है। शर्म की जीत का सबको पता है कि शर्म की जीत है ये किस में बनाई गई है? ये कांस्य में बनाई गई है। तो ए में आप 3 देखोगे तो आपको सीधा आंसर तो मिल जाएगा। आंसर तो आपका क्या है? निकल जाएगा। आप यहाँ पर फिर आगे देखोगे आप क्या, ये हरा और स्वर्णिम है, ये इन्होंने टेम्परा में बनाया था। आंधी के पश्चात की बात करें तो ये इन्होंने जल रंग में बनाया, और निर्वाण की बात करें तो ये इन्होंने बनाया था तेल रंग में। ये इन्होंने बनाया था तेल रंग में। तो ऑप्शन बी है जो इसका होगा सही उत्तर। कौन सी कलाकृति चित्रकार पी एन चोयल से संबंधित नहीं है? पी एन चोयल से संबंधित कौन सी नहीं है? परसेप्शन ऑफ उदयपुर है, डिजॉल्विंग लाइफ भी है, भैंसों के ये चित्रकार थे। अच्छा, मेघदूत इनकी नहीं है। मेघदूत के चित्र हैं जो राम गोपाल विजयवर्गीय और उनके गुरु शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा है जो चित्र हैं, जो कालिदास की रचना कौन सी? मेघदूत पर आधारित चित्र हैं जो इनके द्वारा बनाए गए थे। तो मेघदूत पर आधारित चित्र हैं जो किसके द्वारा नहीं बनाए गए? पी एन चोयल के द्वारा नहीं बनाए गए। ये मेघदूत पर चित्र किसने बनाए थे? ये बनाए थे राम गोपाल विजयवर्गीय ने। राजस्थान के कलाकारों में बात करें तो राम गोपाल विजयवर्गीय, राम गोपाल विजयवर्गीय के द्वारा मेघदूत पर आधारित चित्र है जो बनाए गए थे। तो परसेप्शन ऑफ उदयपुर, डिजॉल्विंग लाइफ और भैंसों के चित्र हैं जो पी एन चोयल के द्वारा बनाए गए थे। सुरेश शर्मा के चित्रों में कौन सी विशेषता देखी जा सकती है? सुरेश शर्मा के चित्रों में आकृति रहित अमूर्तता देखने को मिल जाती है। आकृति रहित, बिना आकृति के अमूर्तता देखने को मिल जाती है। चित्रकार जो कि चाकू यानी पेंटिंग टूल चाकू द्वारा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने के लिए जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका बीसी गोई। कौन? बीसी गोई, भवानी चरण गोई। चाकू के बड़े बड़े घात लगा करके ये पेंटिंग बनाया करता था। देवकीनंदन शर्मा की कला के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। देवकीनंदन शर्मा के बारे में सही कथन, नंदलाल बोस से वॉश टेक्निक सीखी। ठीक है भाई, बात सही है। प्रोफेसर विनोद विहारी मुखर्जी से फ्रेस्को की जयपुर तथा इटालियन पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया। बिल्कुल, ये भी इन्होंने किया था। विनोद विहारी मुखर्जी से इन्होंने फ्रेस्को की जयपुर और इटालियन पद्धति का ज्ञान लिया था। नंदलाल बोस से वॉश पेंटिंग सीखी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने अधिकांश चित्रों में तेल चित्रण इन्होंने नहीं किया था। यही होगा पक्षी चित्रों के लिए जगत में उनका विशिष्ट स्थान है। तो ए, बी और डी है जो होगा सही। ए, बी और डी है जो इसका सही उत्तर होगा। कालिदास के साहित्य और भारतीय लघु चित्रण शैली के
तत्वों से प्रेरित होकर निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने कला रचना की थी? कालिदास के साहित्यों से प्रेरित और भारतीय लघु चित्रण शैली के तत्वों से प्रेरित होकर के राम गोपाल विजयवर्गीय ने इस प्रकार का चित्रण कार्य किया था। कहने का मतलब है कि कालिदास की रचना कौन सी, अभी प्रश्न आया था ना मेघदूत वाला, मैंने बताया था ना कि मेघदूत ये कालिदास की रचना है, इसके चित्र राम गोपाल विजयवर्गीय और उनके गुरु सुरेंद्रनाथ डे के द्वारा किया गया था। इनर जंगल शीर्षक से चित्र श्रृंखला को चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। इनर जंगल किसकी है? यह है ज्योति स्वरूप की। किसकी? ज्योति स्वरूप की चित्र श्रृंखला है। किस चित्रकार ने परंपरागत राजस्थानी शैली में चित्रण के साथ ब्लू पोट्री में नवीन प्रयोग किए? ब्लू पोट्री का नवीन प्रयोग कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत आपको याद होना चाहिए। चित्रकार राम जायसवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। सत्य और असत्य कथन को आप टिक कर लीजिए और फिर देखिए क्या पूछना चाह रहा है। आपकी पहचान बोस एवं जल रंग चित्रकार के रूप में होती है। बात एकदम सही है आपकी। बनाई आदमगढ़ प्रतिमाएं अजमेर में स्थापित है। इन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिमाएं हैं जो नहीं बनाई थी, ये इसके गलत है। वे निरंतर काव्य रचनाओं का लेखन करते थे, ये बात इनकी सही है। आप अमूर्त शैली के प्रयोगवादी कलाकार हैं, ये नहीं है। तो ए और सी है जो इसका हो जाएगा सही। ए और सी हो जाएगा इनका एकदम से सही। श्री गोवर्धन लाल जोशी के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? गोवर्धन लाल जोशी भीलों के चितेरा। तो यहाँ देखोगे आदिवासी भील गाड़िया लुहार, यानी गाड़िया लुहार, आदिवासी भील गाड़िया लुहार। और गोवर्धन लाल जोशी को बाबा भी कहा जाता था, भीलों का चितेरा था ये कलाकार। बहुत शानदार प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ की रचना की थी। श्रृंगार शतक किसकी है? भर्तृहरि की है। किसकी? भर्तृहरि की। धवन्य लोक लोचन नामक टीका किसकी है? धवन्य लोक लोचन किसकी है? अभिनव गुप्त की है। किसकी? अभिनव गुप्त की है। और धवन्य लोक किसकी है? आनंद वर्धन की है। दोनों आप याद रख, मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी है। किसके अनुसार? चित्र तुरंग न्याय। कौन सा? चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस की परिणति होती है। तो तुरंग न्याय के आधार पर रस की परिणति होती है किसके अनुसार? शंकुक के अनुसार। किसके अनुसार? शंकुक के अनुसार। भट्ट लोलट किसके लिए जाने जाते हैं? भट्ट लोलट की बात करते हैं तो भट्ट लोलट है जो आरोपवाद के लिए जाने जाते हैं। विभाव के दो भेद कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। राजस्थान के किस चित्रकार को तेल रंग पद्धति में बड़ी संख्या में घोड़ों का चित्रण करने वाले यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो घोड़ों का चितेरा राजस्थान में कौन है? तो कौन है इसमें हम बात करें तो कौन है? द्वारका प्रसाद शर्मा है। भाव का साधारणीकरण एवं सत्वोद्रेक का सिद्धांत किसने दिया था? भाव का साधारणीकरण और जो सत्वोद्रेक जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये भट्टनायक ने दिया था। किसने दिया था? भट्टनायक ने दिया था। निम्नलिखित चित्रों को उच्च पुनरुत्थान कलाकारों द्वारा बनाया गया, उनका कालानुक्रमिक क्रम बताना है। तो ये चित्र है जो किस प्रकार से बनाए गए। पहले लियोनार्डो विंची के देख लेते हैं। लेडी विद अरमाइन, बिल्कुल यही है पहले। इसके बाद लास्ट सपर, तो ये हो जाएगा इसका 2 नंबर। तो 1 नंबर और 2 नंबर स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में 1 और 2 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। इधर आप देखोगे सिस्टाइन मेडोना पहली है और फिर है द ट्रांसफिगरेशन है जो राफेल की बाद में है। तो राफेल का पहले ये है, बाद में ये है। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या रहेगा? बिल्कुल से सही रहेगा। राफेल की भित्ति चित्र रचना स्कूल ऑफ एथेंस मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो ये दार्शनिक विचारों और तर्कवाद पर है जो चित्रण है जो इसके अंदर किया गया था। जब मैंने आपको प्रश्न वेस्टर्न आर्ट के जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया था स्कूल ऑफ एथेंस में कौन है? दार्शनिक है जो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। इस प्रकार के चित्रण है जो इसके अंदर किया गया। आप याद रखना, ये प्रश्न आपसे पूछेगा और ये प्रश्न देख लो आपसे पूछ लिया गया है।
भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या क्या मानी थी? 8। और 9वां रस किसने दिया था? अभिनव गुप्त ने दिया था, शांत रस। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया? लियोनार्डो विंची ने अपनी पेंटिंग में कौन सी तकनीक? सफुआ तो बिल्कुल, चेरस्क्यूरो भी है और जटिल परिप्रेक्ष्य भी इनका है। अतिरंजित रूप है जो इनके द्वारा नहीं किया गया। तो 1 2 3 आप देखोगे, 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 है जो क्या हो जाएगा? एकदम से सही उत्तर है जो हो जाएगा। अभिकथन ए, गौथिक चित्रकला और वास्तुकला की वह शैली है जो रोमनेस्क के बाद उत्तरी यूरोप में प्रचलित हुई। आप देखो, मैंने बताया था बाइजेंटाइन, रोमनेस्क और गोथिक। ठीक है, कैसे चलते हैं? बाइजेंटाइन ऐसे थी, मैंने बताया था आपको, पहले आएगी बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन, ठीक है, फिर आएगी रोमनेस्क, रोमनेस्क, और फिर क्या है? गोथिक। इस प्रकार का क्रम मैंने आपको बताया था। ये क्या पूछ रहा है? गोथिक चित्रकला और वास्तुकला की वह शैली है जो रोमनेस्क के बाद उत्तरी यूरोप में प्रचलित हुई। तो रोमनेस्क के बाद आई, मतलब ये पहला स्टेटमेंट इनका क्या है? सही है। दूसरा, कार्ल आर, जो तो अग्रणी कलाकार थे, बिल्कुल गोथिक शैली के अग्रणी कलाकार थे। इन्होंने बाइजेंटाइन शैली से मुक्त होकर के प्रकृतिवाद के नए विचार प्रस्तुत किए। बिल्कुल ये बात भी इनकी क्या है? सही है। तो ए और आर दोनों के दोनों इनके जो है जो सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अभिकथन ए, माइकल एंजेलो खुद को एक चित्रकार की तुलना में एक मूर्तिकार मानता था। बहुत अच्छी बात है, सही मानता था। इन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवनी से मूर्तिकला की शिक्षा ली। ये बात भी इनकी सही है, से शिक्षा ली थी। कारण बता रहे कि कारण आर, इन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवानी के मार्गदर्शन में सिस्टाइन चैपल नहीं, सिस्टाइन चैपल तो इन्होंने खुद के निर्देशन में ही कार्य किया था। तो ये 2 नंबर वाली बात इसकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सिस्टाइन चैपल का चित्रण तो किया था लेकिन इन्होंने जियोवानी के निर्देशन में नहीं किया था। तो ये बात हो गई गलत। ए तो क्या है? सही है, पर आर क्या है? गलत है। ए तो सही है पर आर इसका क्या है? एकदम से गलत है। पादुआ के एरिना चैपल में किस प्रसिद्ध कलाकार ने भित्ति चित्रण किया था? तो यहाँ पर किया था किसने? ज्योतो ने। पादुआ या पाडुआ की जो एरिना चैपल है, यहाँ पर चित्र है जो ज्योतो के द्वारा बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बाइजेंटाइन कला की विशेष पहचान को वर्णित करता है? बाइजेंटाइन कला की विशेष पहचान को, बाइजेंटाइन में क्या थे? मणिकुट्टम थे। तो सोने की स्वर्णिम मणिकुट्टम का उपयोग है जो चित्रण के लिए यहाँ पर किया गया था। ये इसका आंसर है जो यहाँ से ऐसे निकलता है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस संग्रहालय में है? तो ये लुव्र संग्रहालय पेरिस में रखा हुआ है। लियोनार्डो दा विंची का ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। पॉल कली की कला पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो पॉल कली की कला पर जो प्रभाव पड़ा था, ये पड़ा था आपके कांडिस्की और फ्रेंच मार्क की कला पर। माइकल एंजेलो ने किससे भित्ति चित्रण की तकनीक सीखी थी? माइकल एंजेलो ने भित्ति चित्रण की तकनीक किससे सीखी थी? ये सीखी थी इन्होंने डोमेनिको गिरलैंडियो से। किससे सीखी थी? गिरलैंडियो से। गिरलैंडियो है जो माइकल एंजेलो के गुरु माने जाते हैं। सन 1916 में ज्यूरिख, जो कहा है स्विट्जरलैंड में, शुरू हुआ कलात्मक आंदोलन जो मार्सेल दुस्सा यानी दुस्सेप यानी दुस्सा और फ्रांसिस पिकाविया से प्रभावित था। क्या कहलाया? दादा बहुत स्वीट था। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दादा बहुत स्वीट था। 1916 में कौन सा वाद? दादा वाद। किस कलाकार ने 1912 में अपनी कला के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी, आध्यात्मिक संगति की कला। द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी ये पुस्तक है जो किसकी है? द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअली हार्मनी, ये कांडिस्की की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। आगे देखो, ग्वेर्निका में घोड़ा किसका प्रतीक है? जनता की पीड़ा का प्रतीक है। किसका? जनता की पीड़ा यानी जनता का प्रतीक है। पब्लो पिकासो का ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। निम्नलिखित में से, और ये चित्र भी जब मैंने पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि ये किसका प्रतीक है, कौन सा किसका प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस कलाकार का क्यूबिज्म के विकास पर प्रमुख प्रभाव था?
घनवाद का जो विकास है वो किसकी कला से प्रेरित होकर के हुआ था? तो ये पोल सेजान की कला से प्रेरित होकर के घनवाद का जो आविष्कार है जो हुआ था। आगे पाब्लो पिकासो जैसे कलाकार हैं जो अस्तित्व में आए थे घनवाद। निम्नलिखित में से कौन से चित्र वैन गो यानी वान गो द्वारा बनाए गए? वान गो की बात करें, ए कार्नफील्ड एवं साइप्रेसेस, बिल्कुल ये इसके द्वारा बनाया गया। फिर बात करते हैं हम ओवर इन चर्च, ये भी है। जलपोत पर लड़कियां ने, ये नहीं है। और आर्लस का सैन कक्ष, ये है। 1, 2 और 4 कौन सा आ गया? 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 4। ठीक है, 1, 2 और 4 ये इनका सही उत्तर होगा। किस कला आलोचक ने 1908 में पेरिस में एक चित्र प्रदर्शनी में जॉर्ज ब्राक के दृश्य चित्रों को की नवीन शैली को देखने के बाद क्या कहा? घनवाद शब्द का प्रयोग किया। 1908 में पेरिस के अंदर किस कलाकार ने जॉर्ज ब्राक के कलाकारों को देख करके, किस कला आलोचक ने जॉर्ज ब्राक के चित्रों को देख करके इस शैली को क्या कहा? घनवाद कहा। किसने कहा था? तो ये कहा था आपके लुई वॉक्सेल ने। किसने कहा था? लुई वॉक्सेल ने कहा था ये। मृत्यु, मृत्युशैया और मृत्यु कक्ष नामक चित्रकृतियां किस कलाकार द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी किसके द्वारा? एडवर्ड मुंक के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड मुंक के द्वारा बनाई गई थी। चित्रण के साथ साथ पॉल गोंगव यानी पॉल गोगिन ने किस माध्यम में कार्य किया? चित्रण के अलावा अगर हम बात करें तो पॉल गोगिन ने कास्ट कार्य है जो किया था। कास्ट यानी लकड़ी का कार्य जो गोगिन के द्वारा किया गया था। यह किसने कहा? हरे के छोटे धब्बे से 1 एकड़ हरा। हरे के छोटे धब्बे से 1 एकड़ हरा अधिक हरा होता है। यानी हरे के छोटे धब्बे से 1 एकड़ हरा अधिक हरा होता है। ये किसने कहा था? ये पॉल गोगिन ने कहा था। पॉल गोगिन ने कहा था। किस लिए कहा था? ये जॉर्ज सोरा के चित्रों को देख करके गोगिन ने कहा था और उसको इन्होंने छोटा हरा रसायन भी कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड माने द्वारा सर्जित किया गया? इनमें अगर बात करें तो एडवर्ड माने का प्रसिद्ध चित्र कौन सा? ओलंपिया। घूमती हुई कांच की तस्तरियां और घूमते हुए शिल्प जैसे कलाकारी करने वाले कलाकार हैं कौन है? मार्शल धूसा। कौन है? मार्शल धूसा, दादावादी कलाकार। किस वाद के चित्रकारों ने सीधे ट्यूब से रंग निकालकर चित्रपट पर लगाने का प्रयोग किया था? तो ये किया था किसने? हवावादी कलाकारों ने, जंगलवादी कलाकारों ने। किसे क्रियात्मक चित्रण, क्रियात्मक की बात करें, ये कौन है? एक्शन पेंटिंग। अब इसको आप देखोगे ना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा एक्शन पेंटर कौन थे इनमें। इनमें एक्शन पेंटर है कौन? जैक्सन पोलॉक। कौन है? जैक्सन पोलॉक है। सल्वाडोर डाली की कलात्मक शैली किस प्रमुख सिद्धांत से प्रभावित है? सल्वाडोर डाली की कलात्मक शैली है ये समयावच्छेदी सिद्धांत और फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है। सल्वाडोर डाली की अति यथार्थवादी शैली, अति यथार्थवादी शैली की ये कलाकार माने जाते हैं। अमूर्त अभिव्यंजनावाद यानी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म से संबंधित कलाकार कौन है? अब इसमें बात करें तो अमूर्त अभिव्यंजनावाद से संबंधित जो कलाकार हैं वो कौन है? यहाँ पर ये कलाकार है कौन? जैक्सन पोलॉक। कौन है? जैक्सन पोलॉक है। एक अध्यापक, अच्छा ये क्वेश्चन आ गए शिक्षा मनोविज्ञान के। 10 क्वेश्चन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के जो यहाँ पर पूछे गए थे वो भी मैं बता देता हूँ। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, इनको हम बहुत इजी तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक अध्यापक कक्षा परिचर्चा प्रक्रिया में संप्रत्यों के अधिगम के लिए विद्यार्थियों में और स्वयं के साथ उनकी सहभागिता को सुगम्य बनाता है। बिल्कुल बात सही है। यानी एक अध्यापक कक्षा के अंदर परिचर्चा करता है। परिचर्चा प्रक्रिया नहीं, जब प्रश्नों के साथ जो डिस्कस करता है, इंटरेक्शन करता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? प्रक्रिया में संप्रत्यों के अधिगम, अधिगम यानी सीखने,
अधिगम करता कौन होता है? छात्र होता है। अधिगम यानी सीखना होता है, ठीक है। अधिगम के लिए विद्यार्थियों में, यानी विद्यार्थियों की सीखने के लिए विद्यार्थियों में क्या करता है? विद्यार्थियों में और स्वयं के साथ उनकी सहभागिता को क्या करता है? सुगम बनाता है, यानी इंटरेक्शन, अंत्य क्रिया करता है। ये संप्रेषण के सिद्धांत के अनुसार ये क्या कहलाएगा? ये अंत्य क्रिया करना है। ये क्या करना है? अंत्य क्रिया करना। आप देखोगे साझेदारी करना और अंत्य क्रिया का सिद्धांत, साझेदारी और अंत्य क्रिया का सिद्धांत इंटरेक्शन थ्योरी है, ये मानी जाती है। आप इंग्लिश में देखोगे आपको यहाँ मिलेगा ये इंटरेक्शन थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग एंड इंटरेक्शन थ्योरी। शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान, यहां देखोगे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, एओएम। एओएम को याद रखना, एओएम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के बारे में पूछ रहा है। तो प्रच्छा प्रतिमान का ये सिद्धांत है। कौन सा? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल आशुबेल का है ये। तो आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा है जो अच्छा, ये प्रच्छा का नहीं है, ये आशुबेल का है। ये आपको एक तो ये याद रखना है, ठीक है। शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? आशुबेल का है, बिल्कुल सही है। ये किसका है? आशुबेल का है। इस प्रतिमान का विकास डेविड आशुबेल द्वारा किया गया एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, बिल्कुल ये है। इसका उद्देश्य बच्चों की प्रच्छा कौशल में सुधार करना, नहीं, ये नहीं है इसका। प्रच्छा कौशल में, प्रच्छा से इसका संबंध नहीं है। इधर आप देखोगे ये मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को उनकी मौजूदा संज्ञानात्मक है, कॉग्निटिव थ्योरी से संबंधित है ये एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ठीक है। संज्ञानात्मक संरचनाओं को मजबूत करने में मदद करने पर केंद्रित है, ये बात भी इनकी सही है। यह शिक्षकों को विषय वस्तु की प्रस्तुति के तरीकों को सुधारने में क्या करता है? मदद करता है। तो 1, 3 और 4 तो सही है। और ये आपका जो कौन सा है? इसका उद्देश्य बच्चों की प्रच्छा कौशल में सुधार करना, ये नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? उत्तर तो होगा आपका 2 नंबर। उत्तर तो कौन सा होगा आपका? होगा इसका 2 नंबर। उत्तर होगा इसका आपका कौन सा? कितने नंबर? 2 नंबर। ये मैं केवल ये रखता हूं, इन चीजों को हटा देता हूं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो तो होगा क्या? 2 नंबर। चलो आगे। प्रसिद्ध चित्र कौन सा? बेलेली फैमिली 1860 का है। चित्रकार कौन है? एडगर देगा है। बेले परिवार के चित्र हैं जो इन्होंने बहुत बनाए। एडगर डेल के अनुभवों का संकु, एडगर डेल के अनुभवों का संकु के अनुसार, ये इनका मॉडल है, अनुभवों का संकु इनका मॉडल है, के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री का बढ़ता व अमूर्तता का सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे निरूपित अनुभव। इसमें क्या होता है? प्रदर्शनी सबसे पहले नहीं होती, पहले होती है इसमें निरूपित अनुभव को। देखो पहले कहाँ है निरूपित अनुभव, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर जो अनुभव होते हैं उनको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन इनका करना होता है। फिर इनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है और वहाँ क्या चलते हैं? चलचित्र चलते हैं। तो निरूपित अनुभव, इनका प्रदर्शन, फिर उनकी प्रदर्शनी में उनके क्या चलते हैं? चलचित्र चलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या होगा? इसका सही उत्तर है जो होगा। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं सह शिक्षण में निहित है? सह शिक्षण की बात करते हैं। अब सह शिक्षण है, इसका आप इंग्लिश वर्जन आपको पता होना चाहिए। कौन सी बात करता है? अंडरस्टैंडिंग इन कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात कर रहा है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या क्या चीजें जरूरी है? इसके अंदर है अंतः व्यक्ति कौशल में सुधार होता है, बिल्कुल। असंचरित समूह में नहीं, असंचरित तो होगा ही नहीं, असंचरित समूह तो होंगे ही नहीं, बिखरे हुए समूहों का बिखराव तो होता ही नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, ठीक है। शिक्षण के अंदर समूहों का बिखराव तो होता ही नहीं है, तो ये इसका नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि निहित है, निहित पूछ रहा है, ठीक है। कौन से हैं? तो ए है, बी नहीं है। जिस ऑप्शन बी है उनको हटा दो, यहाँ यहाँ ये 2 तो हट गए, ये 2 ऑप्शन तो हट गए। और फिर अगर हम बात करते तीसरा, प्रत्येक को सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल ये भी होता है इसके अंदर। और व्यक्तिक अधिगम उपलब्धि में वृद्धि करना, व्यक्तिक यानी व्यक्ति की जो अधिगम है उसकी सीखने की जो क्षमता है उसकी उपलब्धि, उसके अंदर वृद्धि करना, ये भी होता है। तो ए, सी और डी है जो इसका सही उत्तर है जो होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रिम संगठन प्रतिमान के सिंटेक्स के संज्ञानात्मक संगठन दृढ़ता चरण से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक संगठन के दृढ़ता चरण से संबंधित नहीं है। कौन से मॉडल के अग्रिम संगठनात्मक जो प्रतिमान मॉडल है उनकी बात कर रहा है। पाठ के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण इसके अंदर क्या है, नहीं होता है। पाठ के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण है जो नहीं करना होता, यही इसका सही उत्तर होता है। होता क्या है, ये एकीकृत समन्वय के सिद्धांतों का उपयोग इसके अंदर होता है। विषय वस्तु की समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाना इनका मुख्य कार्य होता है। और फिर बात करें तो सक्रिय संग्राही अधिगम को प्रोत्साहन या प्रोन्त यानी आगे बढ़ाना है जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, चलो भाई आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शिक्षण और अधिगम की सहायता के लिए सर्वाधिक सामान्य और सुविधाजनक है? किसके अंदर बात कर रहा है, शिक्षण और अधिगम यानी टीचर को पढ़ाने में और बच्चे को सीखने के लिए इसके अंदर कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे अधिक क्या करता है, महत्वपूर्ण होता है और सबसे सुविधाजनक होता है। तो वो क्या होता है, वो होता है चित्र। कौन सा होता है, चित्र होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली उपागम है, इसको आप इंग्लिश में देखोगे क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज मोस्ट, अच्छा बैक आ गए क्या, ये है सिस्टम अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप ऑफ द सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं। देखो इसके अंदर आप यहां देखोगे तो यहां आपको मिलेगा अभिकल्प और विकास, ठीक है, प्रणाली का विश्लेषण और प्रणाली संचलन और मूल्यांकन। अब आपको पता होना चाहिए मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, तो मूल्यांकन जिस ऑप्शन के लास्ट में नहीं उन ऑप्शन को हटा दो पहले। तो इसके अंदर मूल्यांकन लास्ट में नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब बचा 1 नंबर और 2 नंबर। 50% पे तो आप आ गए, इस प्रकार के आंसर निकालो। पहले विश्लेषण होता है प्रणाली का, फिर होता है क्या, प्रणाली अभिकल्प एवं उनका विकास, और लास्ट में होता है प्रणाली का संचालन एवं मूल्यांकन। यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या होगा, एकदम से सही होगा। पहले विश्लेषण होगा, फिर अभिकल्प उसका मॉडल तैयार किया जाएगा, फिर विकास होगा और उसके बाद इसका संचालन होगा और फिर क्या होगा, मूल्यांकन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर संप्रत्यों, सिद्धांतों और कौशलों को सब प्रयासों और अधिगमकर्ता की अपनी गति से सीखने और अर्जन करने के लिए सर्वोत्तम उपयोग सामग्री है जो मानी जाती है? अधिगम अपने आप सीखे, किससे, संगणक। किससे सीखे, ये कंप्यूटर से सीखे। अधिगम अपने आप किससे सीखता है, कंप्यूटर से सीखता है। चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं कंप्यूटर सहायक अनुदेशक से संबंधित है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशक से संबंधित है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो तत्काल पृष्ठ पोषण की प्राप्ति बिल्कुल कंप्यूटर में होती है, तत्काल वो उत्तर बता देता है। फिर अगर हम बात करें केवल विद्यालय स्तर हेतु उपयोग नहीं, विद्यालय स्तर हेतु उपयोग नहीं होता है, केवल विशिष्ट पाठों का प्रोग्राम भी इसके अंदर नहीं होता है। शिक्षा में गुणवत्ता की समस्याओं का सामना करना, बिल्कुल ये इसका होगा, यानी ए होगा, डी होगा। निष्पत्ति का स्वतः रिकॉर्ड करना, निष्पत्ति को स्वतः रिकॉर्ड कर लेता, ए, डी और ई। आप देखोगे आपको ए, डी और ई ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। सूची फर्स्ट में क्या है, अधिगम बिंदु है के साथ सूची। सेकंड, कंप्यूटर सहायक अधिगम विधा है को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों में दिए गए कूट यानी कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर क्या करना है, बताना है। ठीक है, इसमें आप देखोगे क्या है, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, परमाणु भट्टी की कार्य प्रणाली। 1 में देखोगे आपको मिलेगा अनुरूपण। क्या मिलेगा आपको, 1 के अंदर अनुरूपण देखने को मिल जाएगा, अनुरूपण देखने को मिल जाएगा। ए में देख लो आप 3, ए में देखोगे 3 आपको यहां मिल रहा है। अंकों
के भाग देने पर क्या आना, समस्या आना। अंकों के भाग देने पर समस्या, ये किसमें, ट्यूटोरियल में आती है। रेखीय अभिक्रमित फ्रेम की बात करें तो ये कौन सा अभ्यास है, ये है आपका अच्छा इसमें ये नहीं है, थोड़ा सा एक मिनट, ये रेखीय है, ये है रेखीय, ये रेखीय है, कौन सा, अंकों के भाग देने पर समस्या, ये किस पे है, ये है आपके ड्रिल वाले पे, ड्रिल और अभ्यास में है। रेखीय अभिक्रमित फ्रेम की बात करें तो ये ट्यूटोरियल है। और फिर आगे हो फूल के भागों की सूचना, ये किस में आता है, ये वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण में आता है। तो आप देखोगे ए के अंदर आपको 3 मिल रहा है, बी के अंदर आपको 2 मिल रहा है, और सी के अंदर आपको देखो फर्स्ट मिल रहा है, और डी में आपको 4 मिल रहा है, जो कि एकदम से सही है। ठीक है, चलो आगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने माने जाते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने माने जाते हैं, 5 माने जाते हैं। ये मैंने रंग कौन कौन से 5 माने जाते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो कौन है इसके, इसके है सोमेश्वर। कौन है इसके, सोमेश्वर माने जाते हैं। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड, कौन सा खंड, कौन सा खंड तो आएगा तीसरा, कौन से खंड तथा कितने अध्यायों का प्रकरण है। अध्याय आएंगे आपके 35 से लेकर के यहाँ आएंगे आपके 43 तक, कितने अध्याय कुल, 9 अध्याय। तो खंड आएगा तीसरा और अध्याय आएगा 35 से 43 तक, यानी कुल 9, ऑप्शन नंबर 1। यहां आप देखोगे कामसूत्र ग्रंथ की रचना किसने की, तो किसने की, ये है वात्स्यायन। किसका ग्रंथ है, ये वात्स्यायन का ग्रंथ है। किस पद्धति द्वारा चित्र में प्रवाह उत्पन्न नहीं किया जाता है, कौन सी पद्धति से प्रवाह उत्पन्न नहीं होता है। आकृति की आवृत्ति द्वारा प्रवाह होता है, आकृतियों का अनुक्रम द्वारा, यानी लगातार क्रमानुसार आकृतियों को लगाना, इससे प्रवाह होता है। श्वेत स्फुट अटूट वक्र रेखाओं का प्रयोग करके, ठीक है, इससे भी होता है। चित्रभूमि के यांत्रिक केंद्र पर रूपों की अंकन व्यवस्था द्वारा, ये नहीं है, चित्रभूमि के यांत्रिक केंद्र पर, किसका, यांत्रिक केंद्र पर रूपों का अंकन करना, यांत्रिक केंद्र पर रूपों का अंकन करना, इससे प्रवाह उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है, सम्रांगण सूत्रधार कौन है, भोज राज, यानी राजा भोज। किसका है, राजा भोज का है। किस सामग्री या पदार्थ की सतह की दृश्यता या स्पर्शनीय गुणवत्ता को किस रूप में जाना जाता है। दृश्यता या स्पर्शनीय गुण यहां है दृश्यात्मकता, या यहां पर देखो स्पर्श यानी छूना, छू करके हम किसका पता लगा सकते हैं, पोत का पता लगा सकते हैं। वर्ण सघनता कहलाता है, वर्ण की तीव्रता क्या कहलाती है, वर्ण की तीव्रता कहलाती है, वर्ण की सघनता। किन्हीं दो मुख्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त द्वितीय रंगत का संबंध शेष बची हुई मुख्य रंगत से क्या होता है। आप देखोगे किन्हीं दो रंगों को मिला लोगे, दो रंगों से जो रंग बना है वो रंग जो बचा हुआ तीसरा रंग है, मुख्य रंग लाल पीला और नीला है, तो बचा हुआ जो तीसरा रंग है वो तीसरा रंग और जो इन दो रंगों को मिलाने से जो रंग बना है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक दूसरे का पूरक या विरोधी रंग। क्या कहलाएगा, पूरक या विरोधी रंग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ये भी मैंने फंडामेंटल में बहुत बढ़िया तरीके से करवाया है। विट्रूवियस आकृति किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, तो ये किस सिद्धांत को करती है, ये स्वर्णिम अनुपात यानी गोल्डन सेक्शन है, उसको क्या है ये प्रतिपादित करती है या बताती है। द्विआयामी चित्रण हेतु क्या उपयोगी है, द्विआयामी करना है तो इसमें छाया प्रकाश नहीं होगा, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी नहीं होगा, स्थितिजन्य लघुता भी नहीं होगा, इसमें स्पाट रंगांकन होगा एवं रूप का क्या होगा, सरलीकरण होगा, सरल रूप होगा और स्पाट रंग है जो इसके अंदर लगाए जाएंगे। संयोजन के सिद्धांत है रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, ये तो कला के तत्व है। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और अनुपात, ये क्या है, संयोजन के सिद्धांत है। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका, भंग इति चित्र षडंकम, ये क्या है, षडांक है जो अंग है, षडांक के अंग है, ठीक है। और विभाव, अनुभाव, ये क्या है, रस के आ गए, तो
इसका आप देखोगे तो संयोजन के सिद्धांत सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण बोलो या फिर अनुपात बोलो। आगे चलते हैं। कौन सा तकनीकी शब्द यथार्थवादी चित्रण का अंग नहीं है? कौन सा तकनीकी शब्द यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक पेंटिंग करना है तो इसका भाग नहीं होगा, तो द्विआयामी नहीं होगा इसके अंदर। छाया प्रकाश तो यथार्थवादी में होता है, यानी चियोरेस्कोरा जो अपने लियोनार्डो विंची वाला हम बात करते हैं, तो छाया प्रकाश का प्रयोग इसमें होता है। परिप्रेक्ष्य का भी इसमें होता है और अनुपात का भी इसमें होता है। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें द्विआयामी है जो विरूपण नहीं होता है, यानी केवल और केवल चित्र को दो आयामों में ही नहीं बनाया जाता है। चलो आगे। सामान्यतः जो अनुरंकन में नहीं पाया जाता, इनमें से कौन सा अनुरंकन? अनुरंकन होता है, अंकन तो होता है 3D और अनुरंकन होता है 2D। इसमें 2 डायमेंशनल होते हैं। इसके अंदर रूप का रूपांतरण, सपाट रंगों का प्रयोग है जो इसके अंदर होता है। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग है जो इसके अंदर नहीं होता है। रूप का रूपांतरण इसके अंदर होता है, सपाट रंगों का प्रयोग होता है और रचनात्मक पोत का प्रयोग है जो इसके अंदर क्या है आपका हो जाता है। तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है जो 2D में नहीं होता है, 3D में होता है, यानी अंकन में होता है, अनुरंकन में नहीं होता है। नीचे दिए गए चित्र से कला के प्रकार को पहचानिए। आप इसको देखोगे, यहाँ आपको कावड़ दिख रहा है, यहाँ पर देखो लास्ट में पट है जो बंद होते हैं, तो एक आसान सा है, क्या है ये? कावड़ है। इस चित्र को आप देख सकते हो, किसका चित्र है? ये कावड़ का चित्र है। परिभाषिक शब्द कौन सा? चीर्ण, भर्ती, छह फुल्या। इधर बात करें तो मोरडी किस कला के प्रकार से संबंधित है? तो मोरडी, फुल्या, भर्ती, चीर्ण ये सब किसके हैं? ये राजस्थान की कला कौन सी? मांडना के भाग हैं। मांडना से संबंधित ये तकनीकी शब्द हैं। जिस वस्तु का चित्रण छाया एवं प्रकाश के माध्यम से ठोस व यथार्थ दिखाने हेतु किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, रेंडरिंग कहते हैं क्या? नहीं, रेंडरिंग तो 2D होता है। क्रियात्मक चित्रण होता है क्या? नहीं। द्विआयामी चित्रण होता है क्या? द्विआयामी भी क्या 2D? ये रेंडरिंग होता है, अनुरंकन होता है। तो ये क्या है? ये आपका त्रिआयामी यानी यथार्थवादी। चित्रतल पर दृष्टि के स्वतंत्र, अबाध व प्रवाहमयी गति को किस रूप में जाना जाता है? चित्रतल पर दृष्टि के स्वतंत्र, अबाध, प्रवाहमयी गति, उस गति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रवाह। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका प्रवाह। क्या कहा जाता है? प्रवाह इसे कहा जाता है। आगे चलो। भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेधी शब्द है, ये है आपकी मेधी की बात करें तो ये है आपकी कौन से? स्तूप वास्तुकला से संबंधित। कौन से? वास्तुकला से संबंधित। मेधी का मतलब दीवार, स्तूप। अब मंदिर और स्तूप दोनों आ जाए तो किसका? ये स्तूप का भाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विविध प्रकार की सामग्री को चित्रतल पर चिपकाकर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कोलाज, यानी गत्ते वगैरह इनको काट पीट करके क्या है चिपकाना, क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेस्को तकनीक है? तो फ्रेस्को की 2 तकनीकी कौन सी? फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो। ब्यूनो क्या होती है, सेको क्या होती है, ये भी मैंने बहुत डिटेल से आपको क्लास में पढ़ाया है। अगर आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो जाइए, आप मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इस समय ऑफर चल रहा है। अगर ऑफर समाप्त हो गया तो आप मिशन आर्ट के ऐप, मिशन आर्ट के जो ऑफिशियल नंबर है उनके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी जो आप ले सकते हो। नीड वाले स्टूडेंट हैं उनको हमेशा से मिशन आर्ट का सहयोग है जो रहता है, रहा है और आगे भी रहेगा। अब हम देखते हैं आगे वाले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एक खनिज रंग नहीं है? खनिज रंग इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें आप बात करोगे तो इसमें हिरोंजी है जो खनिज रंग नहीं है। गेरू, नील और जो आप अच्छा हिरोंजी तो है, इसमें कौन सा नहीं है? इसमें ये नहीं है आपका, कौन सा? नील नहीं है, ठीक है ना। कौन सा है? गेरू है इसमें, रामरंज और हिरोंजी। इसमें क्या नहीं है? नील नहीं है। ऑप्शन 2 है ये इसका है, खनिज रंग नहीं है, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कौन सा चोर पंचाशिका विलहन का है? किस काल में लिखा गया? तो चोर पंचाशिका की बात करें तो चोर पंचाशिका है ये 11वीं शताब्दी का है जो ग्रंथ है, विलहन का ये ग्रंथ है।
विल्हण और चंपावती के विवाह से संबंधित ये ग्रंथ है जो के द्वारा लिखा गया। मुख्यतः फड़ चित्रण किस धरातल पर किया जाता है, तो फड़ किस पे किया जाता है, फड़ चित्रण है जो कपड़े पर होता है। सुमेलित कीजिए, अजंता की गुफा संख्या 16, मरणासन की राजकुमारी यानी मरणासन राजकुमारी। बोधिस्त्व पद्मपाणि इधर से देखोगे तो आपको याद आएगी गुफा संख्या 1, क्या आएगी गुफा संख्या 1, मरणास बोधिस्त्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1, माया देवी का स्वप्न गुफा संख्या 2 और श्याम जातक गुफा संख्या 10 और 17। मैंने जब आपको डिटेल में पढ़ाई थी अजंता तो वहां मैंने आपको ये चीजें बताई थी, और एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको। यहां ये प्रश्न पूछा गया है, स्पेशली अगर आप देखोगे तो ये जो गुफा वाला पोर्शन है ये आपको डायरेक्टली सिलेबस के अंदर नहीं दिखता है, और न तो बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो नहीं पढ़े होंगे और पढ़ाने वालों ने भी छोड़ दिए होंगे। पिछली बार इससे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे नहीं गए थे, तो इसलिए लगा था बच्चों को कि प्रश्न है जो ऐसे नहीं पूछे जाते। लेकिन मैंने बताया था कि बौद्ध कला के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। इन्होंने एक शब्द डाल रखा है बौद्ध कला, तो बौद्ध कला के अंदर हमें अजंता भी पढ़ना है, एलोरा भी पढ़ना है, एलिफेंटा भी पढ़ना है, जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है जो मैंने पढ़ाई, और यहाँ से प्रश्न आया तो ये बच्चे करके भी आए। ठीक है, तो आप देखोगे ए के अंदर आपको सेकंड देखने को मिलेगा, ए के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाता है। चलो आगे, ईरानी चित्रकार का नाम बताइए जो हुमायूं के साथ भारत आया। हुमायूं के साथ कौन सा ईरानी चित्रकार? मीर सैयद अली है जो भारत आया था ईरान से। सेवक राम की बात करें, कौन सी शैली का है? ये कंपनी शैली का है। 11वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ चित्र मुख्यतः किस सतह पर बनाए गए? 11वीं सदी के जैन ग्रंथों की बात करें तो ये किस पे बनाए गए? ये बनाए गए थे ताड़ पत्र पर। कौन सी गुफा 5 पांडु यानी पंच पांडव के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी है ये बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, कितनी गुफाएं यहाँ पर? कुल 9 गुफाएं हैं। पहली गृह गुफा, दूसरी घुसाई, तीसरी हाथी खाना, रंग महल और पाठशाला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे की जो गुफाएं हैं 6, 7, 8 और 9, इनकी खुदाई है जो अभी तक नहीं की गई है। कुल मिलाकर के 9 गुफाएं हैं। डैगर फील्ड ने इन गुफाओं की खोज है जो की थी। ठीक है, बाकी गुफाएं ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये गुफाएं हैं जो स्थित है। पाल शैली की सचित्र पोथी इनमें से कौन सी मानी जाती है? इनमें बात करते हैं तो सचित्र पोथी की बात है पाल शैली की, तो ये मानी जाती है कौन सी? पंच शिखा। कौन सी मानी जाती है? पंच शिखा मानी जाती है। नुजुम अल उलूम नामक दक्कन शैली में चित्रित ग्रंथ किस पर आधारित है? नुजुम अल उलूम ये खगोल विद्या पर आधारित है। मैंने बताया था ना, नुजुम अल उलूम ये ग्रंथ है जो चांद सुल्ताना जो वहाँ की बेगम थी उनके द्वारा ये ग्रंथ है जो चित्रित किया गया था। बहुत अच्छा है, सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाई। खगोल विद्या पर आधारित है ये ग्रंथ। सबिहे बनाने में कौन सा मुगल कलाकार निपुण था? कौन सा था? ये बिशन दास था। ट्रेनिंग लेने के लिए ईरान भी ये गया था। तो ये सारी चीजें मैंने मुगल शैली में आपको बताया था। अकबर कालीन ये जहांगीर कालीन ये प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। कौन है? बिशन दास। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकृति अजंता की गुफा संख्या 16वीं से संबंधित है? गुफा संख्या 16 में कौन सी? मरणासन राजकुमारी। कौन सी? मरणासन राजकुमारी। बोधिस्त्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1, मारविजय गुफा संख्या 1, विषांतर जातक गुफा संख्या 10। ऐसे याद आपको होने चाहिए जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्रकला की कौन सी शैली काव्य को चित्रण में रूपांतरित करने की अद्वितीय गुणवत्ता रखती है? काव्य को चित्रण में रूपांतरित करने की अद्वितीय जो गुणवत्ता है वो रखती है कौन सी शैली? कांगड़ा शैली। पहाड़ी की कौन सी शैली? कांगड़ा शैली। चलो आगे, पाल शैली के बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए। पाल शैली के बौद्ध सचित्र जो ग्रंथ है उसको बताना है कौन सा? अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता। अष्ट सहस्त्री का प्रज्ञा पारमिता इनका ये ग्रंथ है। ठीक है, सचित्र पोथी है पाल शैली। मुगल कालीन चित्रकला में भारतीय कथा पंचतंत्र को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय
कथा कौन सी? पंचतंत्र, जिसे मुगल शैली में अनवर ए सुहेली के नाम से जाना जाता है। अनवर ए सुहेली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है वो भी आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बाकी तो मैं आपको बताता ही हूं। 145 निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा द्वारा रचित चित्र नहीं है। शकुंतला इसका है। इसके अलावा बात करें तो बुद्ध और सुजाता, अच्छा ये नहीं है। पक्षी दूत इनका है। मत्स्य गंधी भी है इसकी। बुद्ध और सुजाता ये इसका नहीं है, ये नहीं, इसका नहीं है, तो ये इसका क्या होगा? सही उत्तर है होगा ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बुद्ध और सुजाता नहीं बनाया गया है। इंडियन कल्चर एट ए ग्लास नामक पुस्तक किसकी रचना है? असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने करवाई है, बच्चों को याद है, सही आंसर करके आए हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने 1907 में इसकी स्थापना की थी। नीचे दिए गए चित्र का चित्रकार कौन है? आप चित्र को देख करके ही बता सकते हो कौन हो सकता है इसका चित्रकार। इसका चित्रकार हो सकता है कौन? यामिनी राय। हंगेरियन जिप्सी गर्ल नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? हंगेरियन जिप्सी गर्ल, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ये किसका चित्र है? ये है अमृता शेरगिल का। और बीजापुर और गोलकुंडा चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो यह है आपकी कौन सी? दक्षिण शैली से संबंधित। तो ये 150 क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दी। अब आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मेरे इतने क्वेश्चंस हैं जो बन रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों का ग्रेड फर्स्ट का फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ, अभी तक उन्होंने सब्जेक्ट में भी अच्छी तैयारी नहीं की है, तो आप हमसे जुड़िए। हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, क्योंकि आरपीएससी का बदलता हुआ स्वरूप ये बता रहा है कि आने वाले समय में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब्जेक्ट में भी एक क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। तो आप तैयार रहिए। मिशन आर्ट है वो तैयार है आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके। हम तो पहले से ही हाई लेवल की तैयारी है जो करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी है जो हाई लेवल की हो, क्योंकि बार बार ऐसा नहीं होगा कि बच्चे फर्स्ट पेपर में फेल हो जाएंगे। अभी तक हो रहे हैं, फिर भी बच्चे मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आरपीएससी ने जो ट्रेंड अभी ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में अपनाया है, वही ट्रेंड अब की बार सुनने में आ रहा है कि आरपीएससी कह रहा है कि उसी प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो हम सब्जेक्ट में भी लेके आने वाले। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सब्जेक्ट में भी एक लेवल के पेपर्स हैं जो इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अपनी नई क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर जरूर करो। किसी भी प्रकार की तैयारी आप करना चाहते हो तो मिशन आर्ट आपको A to Z राजस्थान और राजस्थान के अलावा अगर हम बात करें तो पूरे भारत की तैयारी जो करवाते हैं। राजस्थान के अंदर हम आपको बहुत शानदार से शानदार तैयारी है जो करवाते हैं, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट पे हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। अपनी नई क्लास में मिलते हैं नए किसी प्रश्न पत्र या किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।